नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश में पिछले कई दिन से रोजाना 3 लाख से अधिक कोविड मरीजों के स्वस्थ होने के कारण संक्रमण मुक्त होने की दर 82.75% हुई। पिछले 24 घंटे में 3,29,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 18 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई। देश में अब तक 17 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। तमिलनाडु में 16वीं विधानसभा का सत्र आरंभ, नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। असम में नवगठित हेमंता बिस्व शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज शाम गुवाहाटी में। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के कोकरनाग क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादी मार गिराए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज मनाया जा रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में औसत से अधिक तापमान और सूखे के कारण 58 में से 41 काउंटी में आपात स्थिति घोषित। दोपहर समाचार में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच कोविड रोगियों की संख्या घट रही है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार हो रहा है। हालांकि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण दर अब भी उच्च स्तर पर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज कहा कि अब कुल संक्रमित लोगों का केवल 16.15% ही अब इलाज करा रहे हैं। इस समय देश में 37,15,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। देश में कई दिनों से प्रतिदिन 3 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। ठीक होने की दर 82.75% पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान 3,56,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। अब तक 1 करोड़ 90 लाख से अधिक रोगी कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,29,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कल 3,876 लोगों की मौत हुई है। इसे मिलाकर देश में कोविड से मृतकों की संख्या 2,49,000 से अधिक हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि कल 18,50,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक 30 करोड़ 56 लाख से अधिक जांच की गई है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 18 करोड़ टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। इनमें से 17 करोड़ से अधिक टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिसमें ऐसे टीके भी शामिल हैं जो समुचित प्रबंधन न होने के कारण बर्बाद हो गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि 90,31,000 से अधिक टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी मौजूद हैं। केंद्र सरकार अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,29,000 से अधिक टीके उपलब्ध कराएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 11,52,000 से अधिक वैक्सीन उपलब्ध हैं। इसके बाद गुजरात का स्थान है, जहां 8,32,000 से अधिक वैक्सीन मौजूद हैं। देश में अब तक 17 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कल 25 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण तेजी पकड़ रहा है और लोग उत्साह के साथ टीका लगवाने आ रहे हैं। अब तक 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में 25,59,000 लाभार्थियों को पहला टीका लगाया गया है। इस आयु वर्ग में पिछले 24 घंटों में 5 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों को 13 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया है कि वे राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं और झूठी बातें फैलाकर दहशत फैला रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को आज लिखे पत्र में श्री नड्डा ने कहा कि देश इस समय कोरोना के खिलाफ पूरे जोर शोर से लड़ाई लड़ रहा है, जबकि विपक्षी पार्टी लोगों में भ्रम पैदा करने का काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के अन्य विकसित देशों की तरह भारत ने अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ युवा आबादी के लिए टीकाकरण अभियान पहले ही शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मोदी सरकार के टीकाकरण पर अपनी जिम्मेदारी से बचने के कांग्रेस के आरोपों के जवाब में श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं ने स्वयं टीकाकरण प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी राज्यों को 50% टीके पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराए हैं। भाजपा शासित राज्यों में हर नागरिक को मुफ्त टीकाकरण नीति का उल्लेख करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य भी इस तरह की घोषणा करें। सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ये परियोजना यूपीए शासनकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उठाई गई मांग पर शुरू की गई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार विभिन्न देशों से मिले चिकित्सकीय उपकरण और दवाओं का आवंटन और आपूर्ति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कुल 8,900 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 5,000 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर, 18 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 5,698 वेंटिलेटर और 22 पीएपी मशीनें तथा 3,40,000 से अधिक रेमडेसिविर वॉयल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के उपायों को मजबूती देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दुनिया भर के देशों से मिली सहायता पहुंचाई गई है। केंद्र सरकार सीमा शुल्क संबंधी मंजूरियों में भी तेजी लाकर व्यवस्थित ढंग से जल्दी ये सहायता पहुंचा रही है। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए इसकी उपलब्धता बढ़ाने, वितरण को सुचारू बनाने और भंडारण सुविधाओं में वृद्धि के कई उपाय किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि समूची ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देते हुए कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, टैंकरों की उपलब्धता में वृद्धि, भंडारण सुविधाओं में सुधार और खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाना शामिल है। ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई है। पीएसए संयंत्रों की स्थापना की गई है। विदेशों से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन आयात की गई है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन की निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। ऑक्सीजन भंडारण में सुधार के लिए क्रायोजेनिक टैंकरों की संख्या तथा क्षमता बढ़ाई जा रही है और मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण सामग्री की खरीद के लिए सामान्य वित्तीय नियमों में ढील दी गई है। ऑक्सीजन का उत्पादन पिछले वर्ष अगस्त में प्रतिदिन 5,700 मीट्रिक टन से बढ़ाकर इस महीने 9,446 मीट्रिक टन कर दिया गया। देश की चिकित्सा ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने प्रयास तेज किए हैं। अस्पतालों तथा अन्य चिकित्सा केंद्रों के निकट ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने के लिए 594 पीएसए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। विदेशों से 50,000 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन आयात की जा रही है। प्रधानमंत्री केयर्स फंड से 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दी जा चुकी है। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। सरकार ने स्पष्ट किया है कि दूरसंचार नेटवर्क की 5G तकनीक का कोविड महामारी फैलने से कोई संबंध नहीं है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं कि 5G मोबाइल टावरों के परीक्षण से कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है। संचार मंत्रालय ने कहा कि यह तथ्य गलत है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है।
5G तकनीक को कोविड महामारी से जोड़ने के दावे फर्जी हैं और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। भारत में अभी कहीं भी 5G नेटवर्क का परीक्षण शुरू नहीं हुआ है और 5G परीक्षण या इसके नेटवर्क से भारत में कोरोना वायरस फैलने का दावा बेबुनियाद और गलत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति में बीते कुछ दिनों से सुधार देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में संक्रमण दर पिछले 6 दिन से लगातार घट रही है। छत्तीसगढ़ में बीते एक सप्ताह के दौरान पॉजिटिविटी दर में गिरावट दर्ज की गई है। करीब 1 महीने के बाद यह पहली बार हुआ है जब पॉजिटिविटी दर 20% से नीचे आई है। राज्य में अब तक करीब 7,25,000 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह से प्रदेश की रिकवरी दर 83% से अधिक है। राज्य में अब तक कुल जितने कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं, उनमें से 81% ने होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कराते हुए कोरोना को मात दी है। इस बीच राज्य में टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है। अब तक सभी श्रेणियों को मिलाकर 59 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। राज्य में 9,715 नए मामले सामने आए और 81 रोगियों की मृत्यु हुई। इस दौरान 7,324 रोगी कोरोना संक्रमण से ठीक हो गए। प्रदेश में कोरोना वृद्धि दर 1.8% है, जबकि पॉजिटिविटी दर घटकर 15.8% हो गई है। कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,11,223 है। इंदौर में 1,627, जबकि भोपाल में 1,498 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 26,224 मरीजों को निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है। वहीं नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने पर कल 18 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। होम आइसोलेशन के मरीजों को मेडिकल किट के साथ प्रतिदिन डॉक्टर परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन रोज प्राप्त हो रही है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शहर में कोविड संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। लॉकडाउन को एक सफल उपाय बताते हुए श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की कोई कमी नहीं है। श्री केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में आज कहा कि दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 1,25,000 लाभार्थियों को टीके लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में वैक्सीनेशन पूरे जोर शोर से चालू हो गया है। लोगों में खूब उत्साह है। मैंने खुद देखा है दिल्ली सरकार के स्कूलों में जहां वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं कई स्कूलों में गया, लोगों से बात की, लोग बहुत खुश हैं और अच्छे से अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मैं अपने स्कूल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं जो वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं। देश में वैक्सीन की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कुछ दिनों का ही टीकों का भंडार रह गया है। श्री केजरीवाल ने वैक्सीन निर्माण में माहिर विभिन्न कंपनियों के जरिए टीकों के उत्पादन में तेजी लाने का आग्रह किया। कर्नाटक के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस 120 टन ऑक्सीजन लेकर आज सवेरे बेंगलुरु पहुंची। झारखंड में जमशेदपुर के टाटानगर में कल कंटेनर भेजे गए थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के संचार के लिए रेलवे ने सिग्नल मुक्त मार्ग सुनिश्चित किया था। रेलवे ने 1,833 किलोमीटर दूरी को 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर 29 घंटे 35 मिनट में बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड पहुंचाया। इस पर 20 टन के 6 ट्रक कंटेनर्स लादे गए थे। व्हाइटफील्ड सैटेलाइट गुड्स टर्मिनल में रैंप बनाया गया था, जिसकी मदद से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वाले 6 ट्रक्स को नीचे उतारा गया। पूरे भारत में अभी तक रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए 4,700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाया है। कर्नाटक के कोविड-19 रोगियों के लिए ये एक तसल्ली देने वाला समाचार है। आज और एक अच्छी खबर ये रही कि सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी इंदिरा कैंटीन्स में गरीबों के लिए 14 दिन मुफ्त खाना दिया जाएगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में पिछले कई दिन से रोजाना 3 लाख से अधिक कोविड मरीजों के स्वस्थ होने के कारण संक्रमण मुक्त होने की दर 82.75% हुई। पिछले 24 घंटे में 3,29,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 18 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई। देश में अब तक 17 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए।
तमिलनाडु में 16वीं विधानसभा का सत्र आरंभ, नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। असम में नवगठित हेमंत बिस्व शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज शाम गुवाहाटी में। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के कोकरनाग क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादी मार गिराए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज मनाया जा रहा है और अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में औसत से अधिक तापमान और सूखे के कारण 58 में से 41 काउंटी में आपात स्थिति घोषित। नागालैंड सरकार ने 14 मई से 1 सप्ताह तक पूर्णबंदी करने की घोषणा की है। ये निर्णय आज कोहिमा में कोविड समीक्षा बैठक में उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिया गया। एक प्रेस विज्ञप्ति में राज्य सरकार के कोविड-19 मामलों के प्रवक्ता और मंत्री नेबा करूनू और सलाहकार एम किकोन ने बताया कि संपूर्ण बंदी 14 मई को सुबह 6 बजे से 21 मई तक लागू रहेगी। हिमाचल प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां लोग घरों में क्वारंटीन हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो ऐसे लोगों की मदद के लिए सामने आई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड के कारण क्वारंटीन हुए लोगों को घर में कुछ संस्थाएं भोजन उपलब्ध करवा रही हैं। शिमला में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते कुछ संस्थाएं कोरोना पीड़ित मरीजों को उनके घरों में ही 2 वक्त का खाना पहुंचा रही हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति शिमला स्थित होटल हिमलैंड ईस्ट के मालिक ओमेश आकरे हैं, जो कोरोना संक्रमित मरीजों को 2 वक्त का खाना उनके घर मुफ्त में पहुंचा रहे हैं। ओमेश आकरे का कहना है कि ऐसे में होटल कर्मियों को काम के साथ साथ सेवा का भी मौका मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर आईजीएमसी शिमला में कैंसर मरीजों व अन्य लोगों को लंगर सेवा देने वाले सर्वजीत सिंह बॉबी भी कोरोना पीड़ितों को खाना व ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहे हैं। उनका कहना है कि जिनके घरों के सभी सदस्य कोविड से संक्रमित हैं, उनके घरों तक 3 वक्त का खाना पहुंचाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने वॉलंटियर्स को आगे आने की अपील भी की है। निसंदेह इन लोगों द्वारा कोविड मरीजों को दी जा रही मदद काबिले तारीफ है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने कोविड-19 टीकों की खरीद के लिए वैश्विक निविदाएं जारी करने का निर्णय लिया है। राज्य के मंत्री आदित्य ठाकरे ने बीएमसी से टीकों की वैश्विक खरीद के लिए संभावनाएं तलाशने को कहा था। श्री आदित्य ठाकरे ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा की थी और बृहन मुंबई महानगर पालिका ने इस दिशा में कदम उठाया। एक रिपोर्ट। मुंबई उपनगर जिले के अभिभावक मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है कि मुंबई तथा राज्य में टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है और मुंबई महानगर निगम के हर प्रभाग में एक ड्राइव इन सेंटर समेत एक टीकाकरण केंद्र होगा। टीकाकरण अभियान को गति देने हेतु उनके द्वारा मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर और बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल को ग्लोबल टेंडर की संभावना तलाशने समेत कुछ सुझाव दिए गए। इसके बाद मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि टीकों की आपूर्ति के लिए 2 दिनों में ग्लोबल टेंडर जारी किए जाएंगे। मुंबई में टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए बीएमसी के निरंतर प्रयास जारी है और अस्पतालों की निगरानी में हाउसिंग सोसाइटी के परिसर में टीकाकरण अभियान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। बीएमसी के ड्राइव इन केंद्रों की सफलता के कारण अभिभावक मंत्री आदित्य ठाकरे ने अन्य शहर प्रशासनों से आह्वान किया है कि मुंबई की तरह वे भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए ड्राइव इन केंद्र शुरू करने की कोशिश करें। उन्होंने कंप्यूटर तथा मोबाइल तंत्रज्ञान से कम अवगत लोगों को पंजीकरण करने में होने वाली कठिनाई दूर करने के लिए अलग विकल्प ढूंढने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की घोषणा की है, जो 14 मई से शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 18 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा और टीके की कीमत राज्य सरकार वहन करेगी। कोविड वैक्सीन की कमी के कारण झारखंड में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान को 1 मई से शुरू नहीं किया जा सका था। वर्तमान में राज्य सरकार के पास 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 14 मई से टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए कोविड वैक्सीन की 3.5 लाख से अधिक डोज की खेप मौजूद है, जिससे निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू किया जा सकेगा। राज्य की आबादी के 1.5 करोड़ से अधिक लोग इस आयु वर्ग में आते हैं। टीकाकरण अभियान के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्राथमिक चिकित्सा के लिए लोगों को आयुष और होम्योपैथी दवाई देने के लिए बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम के तहत बिरसा जीवन आयुष किट भी लॉन्च किया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची।
पश्चिम बंगाल में अब तक 1 करोड़ 21 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। कल 1,31,000 लोगों को टीका लगाया गया, जिसमें 7,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली बार और जबकि अन्य लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया गया। सरकार ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जिन लोगों ने पहला टीका निजी अस्पतालों से लगवाया था, वे दूसरा टीका नजदीकी सरकारी अस्पताल से लगवा सकते हैं। बिहार में कोविड रोगियों की संख्या में लगातार चौथे दिन भी कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 10,174 नए रोगियों की पुष्टि हुई, जबकि 15,800 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। राज्य के 38 में से 25 जिलों में नए संक्रमित लोगों की संख्या घट रही है। इन जिलों में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय और पश्चिमी चंपारण शामिल हैं। राज्य में कल 176 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है। बिहार में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर लगभग 82% है, जबकि संक्रमण की दर घटकर 10.16% हो गई है। अब तक 4,93,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में 81,81,939 टीके लगाए जा चुके हैं। 18 से 44 आयु वर्ग के 1,52,000 लोगों को भी कोविड का टीका लगाया जा चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक टीका लगाया जाए। श्री नीतीश कुमार ने संक्रमित व्यक्तियों की पहचान के भी निर्देश दिए हैं। प्रस्तुत है संस्कृत संदेश। कोरोना के संकट काल में हमें जिसकी आवश्यकता सबसे अधिक है, वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जूझने का, आत्मविश्वास जीतने का। भजन सम्राट अनूप जलोटा मानते हैं कि ऐसा करके हम न केवल अपनी सहायता कर पाएंगे, बल्कि संकट के इस समय में दूसरों के भी काम आ पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक दूसरे की हर संभव सहायता करें, लेकिन पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ। यही मानवता और समय दोनों की मांग है। आप एक ये विश्वास रखें कि ये ठीक होगा। आप विश्वास रखें कि आप अपने को भी स्वस्थ रखेंगे और आपके परिवार को भी बीमार नहीं होने देंगे। ये संभव तभी है जब आप डबल मास्क का प्रयोग करें, हाथ धोते रहें, दूरी बना के रखें लोगों से। ये सब करने से लोग आपको जब देखेंगे तो कुछ सीखेंगे, वो भी ऐसा करेंगे। ये बीमारी ऐसी है जो नजदीक आने पे फैलती है। क्या हम कुछ दूरी नहीं कायम रख सकते? सबसे पहली जरूरत तो यही है। और उसके बाद अगर किसी को ये रोग हो जाता है तो उसके इलाज की व्यवस्था की जाए। ये बीमारी ऐसी नहीं है कि हर एक को हॉस्पिटल जाना पड़े। हॉस्पिटल तो उसे जाना पड़ेगा जिसको बहुत ज्यादा सांस लेने में कष्ट हो जाए, लेकिन जिसको थोड़ा बहुत कष्ट है वो तो घर में ही अपना इलाज कर सकता है। मैं एक कलाकार हूँ, गायक हूँ, तो मैं सब कलाकारों से ये कहना चाहूंगा कि अपना ध्यान रखें और जितनी भी मदद आप कर सकते हैं, जिन लोगों को आप जानते हैं उनकी करिए। कोई आपसे मदद मांगने आता है उसकी करिए। यथाशक्ति हर व्यक्ति मदद कर सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। तमिलनाडु में 16वीं विधानसभा का अधिवेशन आज शुरू हुआ। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष के पेचांडी ने कलाईवनार सभागार में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। तमिलनाडु विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 234 है। डीएमके सदस्य अपावू को विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए और के पिचांडी को उपाध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया। किसी अन्य पार्टी की ओर से कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। असम में नवगठित हिमंत बिस्व शर्मा सरकार की पहली मंत्रिमंडल बैठक आज शाम गुवाहाटी में होगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने संवाददाताओं को ये जानकारी दी। बैठक में मुख्य रूप से कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जाएगी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 5,803 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 77 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। ये मुठभेड़ कोकरनाग क्षेत्र के वैलू गांव में हुई। पुलिस के अनुसार गांव में आतंकवादियों के होने का सुराग मिलने पर सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने वहां घेराबंदी कर तलाशी शुरू की। संयुक्त दल के पहुंचने पर आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें 3 आतंकवादी ढेर हो गए। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है।
आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए हर वर्ष 11 मई को ये दिवस मनाया जाता है। देश के वैज्ञानिकों के योगदान को पहचान देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये दिवस मनाने की शुरुआत की थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर देश वैज्ञानिकों की कर्मठता और दृढ़ता को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर चुनौतीपूर्ण स्थिति में हमारे वैज्ञानिकों और अन्वेषकों ने अपना पूरा दमखम दिखाया और चुनौती से निपटने के लिए कृत संकल्प होकर काम किया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से ये लोग कोविड-19 से संघर्ष में पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने उनके जज्बे की प्रशंसा की। गृहमंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर सभी वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को बधाई दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर सभी इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को शुभकामनाएं दी हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर गॉविन न्यूसम ने देश के 58 में से 41 काउंटी में सूखा पड़ने की वजह से आपात स्थिति की घोषणा की है। उन्होंने ऐसा अप्रैल और मई के महीने में औसत से अधिक तापमान बने रहने की वजह से किया है। गवर्नर ने जल बोर्डों को जिलों में स्थित जलाशयों को और आधुनिक बनाने के निर्देश दिए हैं और जल संरक्षण के लिए अन्य उपाय करने को कहा है। जाने माने कम्युनिस्ट नेता और जनाधिपत्य संरक्षण समिति की नेता के.आर. गौरी अम्मा का आज तिरुवनंतपुरम के निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 102 वर्ष की थीं। केरल में सबसे लंबे समय तक महिला विधायक, वयोवृद्ध महिला विधायक और मंत्री का रिकॉर्ड गौरी अम्मा के नाम है। गौरी अम्मा 1957 में ईएमएस नंबूदिरीपाद के नेतृत्व में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहली कम्युनिस्ट सरकार में मंत्री रहीं। राजस्व मंत्री के रूप में सुश्री गौरी ने कृषि से जुड़े ऐतिहासिक विधेयक का प्रारूप तैयार किया था, जिसने भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की जांच के आधार पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। आज सुप्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, पटकथा और संवाद लेखक सागर सरहदी की जयंती है। सरहदी सिने जगत के सबसे बेहतरीन कहानीकारों में से एक थे। उन्होंने कभी कभी, सिलसिला और दीवाना के अलावा नूरी, चांदनी, रंग, जिंदगी, कर्मयोगी, कहो ना प्यार है, कारोबार, बाजार और चौसर जैसी सुपरहिट फिल्म अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में पिछले कई दिन से रोजाना 3 लाख से अधिक कोविड मरीजों के स्वस्थ होने के कारण संक्रमण मुक्त होने की दर 82.75% हुई। पिछले 24 घंटे में 3,29,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 18 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई। देश में अब तक 17 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। तमिलनाडु में 16वीं विधानसभा का सत्र आरंभ, नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। असम में नवगठित हेमंता बिस्व शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज शाम गुवाहाटी में। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के कोकरनाग क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादी मार गिराए।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज मनाया जा रहा है और अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में औसत से अधिक तापमान और सूखे के कारण 58 में से 41 काउंटी में आपात स्थिति घोषित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।